Good morning, students. In today's class, first we discuss about when the book value of sundry asset is not given at the time of dissolution of partnership firm. एक नॉर्मल टॉपिक हमारे पास में है, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करते हैं तो पहले जितनी भी हमारी एसेट्स होती है कैश इन एंड कैश एट बैंक को छोड़ के डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, पहले आप बुक वैल्यू पे उसको रियलाइजेशन की डेबिट पे शो करते हैं। बट यहाँ पे अब क्या हो गया कि हमें फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, ओके, और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म उस एसेट्स को हम कितने अमाउंट में रियलाइज करें वो भी आपको गिवन है। रियलाइज्ड अमाउंट ऑफ एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स आर गिवन, बट बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स आर नॉट गिवन इन द सम। आपको उसकी बुक वैल्यू गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, before preparing a realization account, we prepare memorandum balance sheet at the date of dissolution. That means ये टॉपिक हम ले रहे हैं when the book value of sundry assets is not given। अगर आपको सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू गिवन नहीं है तो प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट टू फाइंड बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स। आपको एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्रिएट करनी पड़ेगी। जो नॉर्मली बैलेंस शीट है कोई हम कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, बट जो लायबिलिटी साइड है वो इसमें ज्यादा हो जाएगी हमारी एसेट साइड से। दैट मींस जो डिफरेंट अमाउंट है दैट इज नोन एज अ बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स। प्रैक्टिकल कैसे? मान लीजिए मैं एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहा हूँ, लायबिलिटीज अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट, ओके, अमाउंट ये एसेट्स हो गया, amount liabilities। ओके, अब सबसे मेन चीज हमें लाइबिलिटीज कौन कौन सी गिवन है ये सब पे डिपेंड करता है। हम तो मैक्सिमम लाइबिलिटीज को लेके चलेंगे, चाहे वो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है एज वेल एज इंटरनल लाइबिलिटीज है। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करता हूं तो मेन कौन कौन सी होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक ओवरड्राफ्ट अगर गिवन है, ये सब सम पे डिपेंड करता है कि आपको वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, ये आपको गिवन है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी। केवल हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट में इसको सिस्टमैटिक मैनर के अंदर लायबिलिटी और एसेट्स में पुट करना है। बैंक लोन, ओके, मैं तो मैक्सिमम लायबिलिटी दे रहा हूं। बिल्स पेबल, ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके, रेवेन्यू प्रॉफिट्स, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएनएल आपको गिवन है, ओके। पीएनएल अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो रेवेन्यू प्रॉफिट है, अगर पीएनएल डेबिट बैलेंस है तो रेवेन्यू लॉस है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पर्टिकुलर एक इंटरनल लोन की हम बात करें। पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे भी रखा है और फर्म से लोन ले भी रखा है। लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अब लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म है, ये फर्म पे लायबिलिटीज होगी, तो पार्टनर्स लोन अगर पार्टनर ने गिवन कर रखा है हम इसको लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। देन ये सब हमारे पास में मान लीजिए एक तरह से एक्सटर्नल लायबिलिटीज के साथ में इंटरनल लायबिलिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैपिटल ऑफ द पार्टनर आपको गिवन है, हमने सब लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर दिया। एसेट साइड में नॉर्मली आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसमें एक
बेसिक इंफॉर्मेशन कैश इन हैंड और कैश इन बैंक आपको लिखना होगा। ओके, उसके बाद में कोई रेवेन्यू लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट बैलेंस है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो हम इसे एसेट साइड में शो करेंगे। रेवेन्यू लॉस दैट मींस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड फाइनली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, जैसे प्रैक्टिकली इतनी इंफॉर्मेशन आती नहीं बट हमने मैक्सिमम ले ली। अगर लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म है, किसी पार्टनर फर्म से लोन ले रखा है, फर्म के लिए एसेट्स है, पार्टनर्स लोन इफ टेकन, अगर टेकन कर रखा है पार्टनर ने, हमने उसको एसेट साइड में। अब एक डिफरेंट अमाउंट हम निकालेंगे। बुक वैल्यू ऑफ सन्डे एसेट नॉट गिवन, लायबिलिटी साइड ज्यादा नहीं चलेगी इसमें, तो जो डिफरेंट अमाउंट है बैलेंस शीट फिगर इट इज है बुक वैल्यू सन्डे एसेट्स, ये हमें फाइंड आउट करेंगे। टोटल लायबिलिटी हमने एसेट्स माइनस कर दिया तो डिफरेंट अमाउंट हमारे पास निकलेगा। इट इज अ बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स, जिसे आफ्टर प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम बैलेंस शीट आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे पास में, एक चीज मिसिंग है यहाँ पे कि जिस सन्ड्री एसेट्स को हमने रियलाइज कराया एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन आपको उसकी बुक वैल्यू गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन वर्किंग नोट्स के अंदर हम बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, बेसिक चीजें होती है अपने पास लायबिलिटी साइड में, जैसे मैंने बताया कि मैंने तो मैक्सिमम ली है यहाँ पे। बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, बिल पेबल्स है, लोन है, बैंक लोन, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। आपने पार्टनर्स ने अगर फॉर्म को लोन गिवन कर रखा है, फॉर्म पे लायबिलिटीज है, पार्टनर्स लोन एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स है, जनरल रिजर्व फंड, कैपिटल उसकी आ गई है, वो हमने सब शो कर लिए। एसेट साइड में जनरली आपको कैश इन एंड कैश एट बैंक गिवन करेगा, तो वो रिलाइज नहीं होता है, वो गिवन होगा आपको बैलेंस। एंड देन कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, P&L का डेबिट बैलेंस है, या इन केस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, वो हमें लायबिलिटी अपने एसेट साइड में रिकॉर्ड करनी है। अगर कोई पार्टनर्स फॉर्म से लोन टेकन कर रहा है तो फॉर्म के लिए वो एसेट्स है, हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। एंड देन लायबिलिटीज माइनस एसेट्स इक्वल्स टू सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फॉर 4 मार्क्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बनेगा, थोड़ा क्लियर करके चलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बेसिक बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में मैंने पहले इससे प्रीवियस वीडियो में थोड़ा रिवीजन आपको करवाया था, आज भी हम उसी चीज को कर रहे हैं ताकि आपको एक चीज क्लियर है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक वाइंड अप वाली कंडीशन होती है फॉर्म का द एंड होना। आगे आपको फ्यूचर में कोई भी अकाउंट मेंटेन नहीं करने हैं, दैट मींस वी प्रिपेयर 3 अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ dissolution of partnership form. Number 1 realization account, number 2 partners capital account and number 3 cash और बैंक account. बट एक एडिशनली चीज हमने ये कर ली है यहाँ पे आज कि अगर आपको बुक वैल्यू सन्ड्री एसेट्स गिवन नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन वर्किंग नोट्स टू प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट टू फाइंड आउट बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स। ओके, ये अपने पास क्लियर कंडीशन है। बट यहाँ पे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वॉलंटरी कंडीशंस के अंदर पार्टनर्स को अपनी डिसॉल्व हो रही, पार्टनर डिसॉल्व हो रही, ओके एक कंडीशन होगी हमारे पास। लेकिन एक कंपल्सरी डिसोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है, जिसको मैं आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। जो ज्यादा कंडीशन में हमारे पास चैप्टर में ज्यादा कंडीशंस में यही संबंध है, इसलिए रकम बनेगा इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, जिसको मैं आज फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे, ताकि आप प्रैक्टिकल सम करें तो किसी तरह की प्रॉब्लम, क्योंकि छोटे छोटी माइनर चीजें होती है जो हमें थोड़ा डाउट क्रिएट करती है। ओके, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। ओके, व्हाट इज द मीनिंग बाय इंसॉल्वेंसी? एक बेसिक चीज हम चला रहे हैं कि इंसॉल्वेंसी क्या हो गया, एक नॉर्मल कंडीशन जब किसी पार्टनर के डेब्ट उसकी प्रॉपर्टी से ज्यादा हो जाते हैं, जब उसकी लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा हो जाएंगे और वो अनेबल होता है उसको पेमेंट करने में,
ही डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है। ऐसी कंडीशन में बाकी पार्टनर जो सॉल्वेंट पार्टनर होते हैं उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसकी लायबिलिटीज को वो पे करे। अब हमारे आज के टॉपिक में भी हमें यही चीज क्लियर करनी है कि इस डेफिशिएंसी अमाउंट को जब सॉल्वेंट पार्टनर बॉन्ड करते हैं या मैच करते हैं तो किस रेशो में बॉन्ड करेंगे, किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ये हमारे लिए मेन क्वेश्चन है। पहले भी हमने वीडियोस में देखा हुआ है, आज भी हम वही कर रहे हैं। अब वही इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इन दिस कंडीशन डेफिशिएंसी अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, और डेफिशिएंसी अमाउंट का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया बेटा, सब में आपको गिवन होगा कि कौन पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहा है और वो इंसॉल्वेंट किस कंडीशन में डिक्लेयर होगा। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर, पर्टिकुलर पार्टनर इज मोर देन क्रेडिट साइड ऑफ पर्टिकुलर पार्टनर। किसी पार्टनर का डेबिट साइड ज्यादा आ गया क्रेडिट साइड से, ओके, तो डिफरेंट अमाउंट को हम जो है वो हम बोल सकते हैं ये हमारा डेफिशिएंसी अमाउंट है, वो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया। कई बार ये भी कंडीशन होता है वो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर नहीं हो रहा है तो वो अमाउंट को पे कर सकता है फर्म को, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एग्जांपल दूं, ए है, उसका डेबिट साइड तो आ रहा 50,000 और क्रेडिट साइड आ रहा मान लीजिए 40,000 रुपीज, 10,000 है, ठीक है, वो फर्म को दे सकता है, हम बाय कैश या बैंक करके उसको इंस्टॉलमेंट नहीं मानेंगे। बट इनकेस अगर बी हमारे पास कोई पार्टनर है और उसका डेबिट साइड तो आ रहा 1 लाख रुपीज एंड क्रेडिट साइड आ रहा 20,000 रुपीज, तो डेफिशिएंसी अमाउंट उसकी जो हो रही है 1 लाख माइनस 20 इक्वल्स टू 80,000। अब इस 80,000 को वो किस रेशियो में बॉन्ड करेंगे, ये सबसे बड़ा अपने पास में क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे वही चीज आपको बताई जा रही है कि इन द कंडीशन deficiency amount of insolvent partner will be borne by solvent partners, कि insolvent partner के deficiency amount को वही पार्टनर बॉन्ड करेंगे जो solvent है। So solvent partner should be borne deficiency amount of insolvent partner by 2 ways। ये पहले भी हमने एक्सप्लेन करा हुआ है, हम दो तरीके से उसको एडजस्ट करेंगे। नंबर 1, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने इसको एडजस्ट करा है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब हम एडजस्ट करेंगे तो एक सॉल्वेंट पार्टनर का जो हमारे पास में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 3:1, सी बिकम इंसॉल्वेंट तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 3:2 का, वो डेफिनेटली अमाउंट को 3:2 के रेशियो में बॉन्ड करेंगे। लेकिन सबसे मेन बात है सेकंड पॉइंट, इन देयर कैपिटल रेशियो, जो हमें मैक्सिमम समूह में अप्लाई करना पड़ेगा, इन देयर कैपिटल रेशियो। ओके, अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। First of all, we are going to discuss about deficiency amount is borne in profit sharing ratio of solvent partners। एक बेसिक चीज हमारे पास है, इस कंडीशन में हमें नॉर्मली एक ही एंट्री शो करनी पड़ेगी। डेफिशिएंसी अमाउंट जो बॉन्ड करते हैं पार्टनर, सॉल्वेंट पार्टनर, उसकी एक बेसिक एंट्री हमारे पास बनेगी। सॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल पे ये नेगेटिव इफेक्ट आएगा डेफिशिएंसी अमाउंट, और इंसॉल्वेंट पार्टनर डेफिशिएंसी अमाउंट मिल रहा है, उसका कैपिटल कवर हो गया, उसका डेफिशिएंसी क्रेडिट करेगा। तो बेसिक एंट्री क्या है, पेनल रेशियो में आपने डेफिशिएंसी अमाउंट को बॉन्ड करना है, चाहे कैपिटल रेशियो में आपको बॉन्ड करना है। हम डेफिशिएंसी अमाउंट को बॉन्ड करने के लिए एंट्री करेंगे, एंट्री अबाउट बॉन्ड ऑफ डेफिशिएंसी अमाउंट by solvent partner। ओके, तो बेसिक एंट्री इसमें शो करके चलेंगे, केवल डेफिशिएंसी अमाउंट को बॉन्ड करने की हो जाएगी सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू insolvent partners capital account। solvent partner capital account debit to insolvent partners capital account। पेनल रेशियो में भी आपको सेम यही एंट्री करनी है। अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात अगर मान लीजिए हमने कैपिटल रेशियो में इसको बॉन्ड करना है तो एंट्री सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है हम ये चीज बेटा क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे एक नॉर्मली बात है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी कंडीशन नहीं थी, आपने 3:2:1 में सी इंस्टॉलमेंट हुआ,
ए भी बाउंड करे तो 3:2 का रेशियो आपने अप्लाई कर लिया। मान लीजिए डेफिशिएंसी अमाउंट इज ₹10,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए भी बाउंड करेंगे तो 3/5 into 10,000 गिवन बाय ए एंड 2/5 into 10,000 गिवन बाय बी। तो 6,000 ए पे करेगा और 4,000 बी पे करेगा। तो बेसिक एंट्री में बन जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 6,000, 4,000 एंड 10,000। जब हम इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे तो बाय ए इज कैपिटल बाय बी इज कैपिटल अमाउंट सी के कॉलम में और टू सी इज कैपिटल अमाउंट ए बी के कॉलम में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंसॉल्वेंट पार्टनर के डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर ने अपने कैपिटल रेशियो के अंदर बाउंड करा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो थोड़ा ध्यान देंगे कि भाई कैपिटल रेशियो होता क्या है क्या नहीं है, पहले के वीडियोस में भी आपने देखा होगा, लेकिन हम एक बार फिर इसको रिवाइज कर रहे हैं। देयर कैपिटल रेशियो, ये पहले मैंने बता दिया कि स्टोरी अपन मान सकते हैं। 1900 के अंदर 3 पार्टनर थे, गार्नर, मरे और विल्किंसन। उसमें विल्किंसन 475 रुपीज से इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हुआ था। अब गार्नर और मरे के सामने ये कंडीशन आ गई कि हम इस डेफिशिएंसी अमाउंट को 475 को किस रेशियो में बाउंड करें। इसके लिए वो कोड गए 30 जून 1900 में, 3 साल कोर्ट ने लगाया। लेकिन 1903 में उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इंस्टॉलमेंट पार्टनर विल्किंसन की डेफिशिएंसी अमाउंट को गार्नर और मरे अपने कैपिटल रेशियो के अंदर बाउंड करके चलेंगे। तभी से इस कैपिटल रेशियो का नाम हो गया गार्नर वर्सेस मरे रूल इज एप्लीकेबल। तो जहां गार्नर वर्सेस मरे रूल एप्लीकेबल है, दैट मींस इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स डेफिशिएंसी अमाउंट शुड बी बाउंड बाय रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। बिफोर द ईयर 1903 डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर यूज्ड टू बी बाउंड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1903 से पहले जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता था उसके डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाउंड करा। बट इन दैट ईयर द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड का केस अपने पास में गार्नर वर्सेस गार्नर, मरे एंड विल्किंसन, एक इंग्लैंड जो है वहां पे पार्टनर्स थे। बट इन दैट ईयर द कोर्ट ऑफ द इंग्लैंड गिवन द डिसीजन in the case of Garner versus Murray, according to that decision, solvent partner have to bear the loss due to insolvency of partners in their capital ratio. 1903 के बाद में इंग्लैंड कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो भी डेफिशिएंसी अमाउंट है वो सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल रेशियो में बाउंड करेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, इन 3 पार्टनर में इंसॉल्वेंट कौन हुआ? गार्नर, मरे और विल्किंसन में विल्किंसन बिकम इंसॉल्वेंट। His deficiency amount is ₹475। अब इस 475 को गार्नर और मरे ने अपने कैपिटल रेशियो में बाउंड करा। ओके, बट यहाँ पे सबसे बड़ी कंडीशन ये थी, व्हाट इज द मीनिंग बाय कैपिटल रेशियो? हम कैपिटल रेशियो का मतलब क्या मानेंगे? क्योंकि हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल मेथड एंड नंबर 2 अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में हम कैपिटल रेशियो जो निकालेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग होगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ज्यादा कुछ भी नहीं है हमारे पास में। हम बिफोर डिसोल्यूशन उसकी जो कैपिटल है सॉल्वेंट पार्टनर की वो कैलकुलेट करेंगे। उसमें आपको कुछ करना नहीं ज्यादा इतना। कैपिटल बैलेंस ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर्स के अंदर, लिसन केयरफुली, कैपिटल बैलेंस ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर्स के अंदर हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व फंड, पीनल, अगर लाइबिलिटी साइड में गिवन है तो उसके रेस्पेक्टिव रेशियो में आप इसको प्लस कर लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा कैपिटल में। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, पीनल, डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये हमें लेस कर लेना है उनके कैपिटल, उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें एडजस्ट करके। तो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग बाय कैपिटल रेशियो इन द कंडीशन ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? बैलेंस ऑफ कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमने प्लस कर लिया और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को हमने माइनस कर दिया। अगर सब में खुद वो बोले, आपको मेंशन करें कैपिटल आर फिक्स्ड, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो उनकी कैपिटल का बैलेंस गिवन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कंपनी कंडीशन में जो बैलेंस शीट आपको गिवन होती है उसमें जो उनका कैपिटल बैलेंस हमें गिवन होगा लायबिलिटी साइड में, उसमें आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट्स नहीं करना है, केवल उनका जो कैपिटल बैलेंस है वो आप दे सकते हैं। बट अगर कुछ भी नहीं बोला, आप ये भी क्लियर कर लेना
हमें पता है कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, बट उसके डेफिशिएंसी अमाउंट को बॉन्ड करने के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इन दिस कंडीशन, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट bond of deficiency amount of insolvent partner, we apply Garner versus Murray rule. आपको Garner versus Murray rule एप्लीकेबल करना है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है, ठीक है, हमने एक कंडीशन करी, पहला आपने अकाउंट बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, जो पार्टनर अपना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहा है उसका इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट पे नहीं पड़ता है। नॉर्मल वे में हमने एसेट्स को, लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे शो कर लिया, डेबिट में, क्रेडिट में, फिर एसेट जो आप रियलाइज करेंगे बाय कैश या बैंक में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर भी नॉमिनल नेचर होता है, लायबिलिटीज हम पे कर रहे हैं, हमने टू में शो कर लिया, ओके। देन उसके बाद में अगर डेबिट साइड ज्यादा है, जनरली इंसॉल्वेंसी में डेबिट साइड ज्यादा होगा रियलाइजेशन का, तो लॉस ही हमें होगा, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कैपिटल जो लॉस होगा कैपिटल अकाउंट हमने एडजस्ट कर लिया ऑल पार्टनर। उसके बाद में जो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एक वर्किंग नोट्स का पॉइंट हमारे लिए मान सकते हैं इसको भी, एक वर्किंग नोट्स के अंदर कंडीशन आ जाएगी कि टोटल डेफिशिएंसी अमाउंट कितना है इंसॉल्वेंट पार्टनर का, कुछ पार्ट वो उसमें से दे भी सकता है, बाय कैश या बैंक हमने कर लिया, लेकिन नेट डेफिशिएंसी अमाउंट शुड बी बॉर्न बाय रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इन देयर कैपिटल रेशियो। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैपिटल रेशियो में आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर कंडीशन है। लेकिन यहां पे हमने एक चीज करनी है, कोर्ट ने एक चीज और बोली थी कि इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर बाउंड तो कर रहे हैं, बट उससे पहले जो सॉल्वेंट पार्टनर है उनको अपने डेफिशिएंसी, उनको जो अपना रियलाइजेशन लॉस भी डेफिशिएंसी बाद में बाउंड करो, बट उससे पहले आपको सॉल्वेंट पार्टनर जो है अपने रियलाइजेशन लॉस को भी कैश में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं बाय कैश या बैंक करके एक इंट्रोड्यूस हो रहा है, फॉर्म में पैसा आ रहा है, बाय कैश या बैंक करके मैं शो करूंगा। हाँ, अगर सब में आपको कह दे कि नहीं उन्होंने अपने रियलाइजेशन लॉस को कैश में इंट्रोड्यूस नहीं करा, तो आप मान सकते हैं। अदरवाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हम जनरली भूल जाते हैं, इस पॉइंट को, आपको डेफिशिएंसी अमाउंट को बॉन्ड करना पड़ेगा। उसको बॉन्ड करने से पहले आप जो सॉल्वेंट पार्टनर अपने रियलाइजेशन लॉस को भी कैश में इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जब हम प्रैक्टिकल सम करेंगे, जब आपको और एक लाइव क्लास में प्रैक्टिकल सम करेंगे, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ए 4 मार्क्स हमारा बनता है, तो इस पर ध्यान देके आप लोग चलेंगे, क्योंकि आज हम एक बेसिक थ्योरी जो इस चैप्टर की थी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टिसिपेंट हमने कंप्लीट कर ली। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज पूरा मैंने आपको एक टॉपिक नया बताया है, उसके बाद में मैंने इंसॉल्वेंसी को बताया है, ठीक है। फिर भी अगर आपके डाउट्स वगैरह रहते हैं आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप हमको फोन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपनी स्टडी को आप रेगुलर रखेंगे। बी सेफ एट योर होम। ओके, थैंक यू and have a nice day.